अब अपन बात करते हैं बोर ऊर्जा की। देखो भाई, या बोर एनर्जी की अगर आप बात करें तो बोर एनर्जी क्या होगी, कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ होगा भाई। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस टोटल एनर्जी को मैं ET लिख दूं तो ET बराबर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। E टोटल बराबर होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी के, और E टोटल होती है किसके बराबर भाई, पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर होती है। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम की ऊर्जा निकालने का यह तरीका है भाई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, टोटल एनर्जी उसकी आ जाएगी। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ये दे दिया आपसे कि हाइड्रोजन की बात करूं कि आप हाइड्रोजन की बोर एनर्जी ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो आप इसकी क्या निकालनी है, आपको बोर एनर्जी निकालनी है। बोर एनर्जी निकालनी है, तो बोर एनर्जी निकालेंगे कैसे भाई, ये फार्मूला रहा, हाइड्रोजन है Z बराबर 1। हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चलो भाई एक मिनट हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है। ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना भाई, ये 1, ये कोष को प्रदर्शित करता है, सेल को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है, पहले कोष में है, n बराबर मैंने 1 लिख दिया। और हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हाइड्रोजन की, तो E बराबर आ जाएगी -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -13.6 इंटू 1² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी भाई। ठीक है, यह आपके पास एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किलो कैलोरी में बदलना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 23.06 किलो कैलोरी, तो आप इसको किलो कैलोरी में बदल लें। ठीक है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, जूल में कन्वर्ट कर लें। जूल में कन्वर्ट कर लिया आपने तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, तो आप अर्ग में, तो यानी ये जो एनर्जी है आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो निकाल ही रहे हैं, किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, जूल में भी निकाल सकते हैं और अर्ग में भी निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो कितनी आई बताएं, एनर्जी आपकी आ गई कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये क्या, ये बताएं, ये आप क्या, ये E टोटल। ठीक है, अब E टोटल यहां नेगेटिव में है, E टोटल नेगेटिव में है, तो यहां E टोटल अगर नेगेटिव में तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ, यहां काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी भाई कितनी, कितनी आ जाएगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी। इस 2 को इधर ले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताएं, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2 गुणा ET, 2 इधर आ जाएगा ना, 2 गुणा ET, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी 2 गुणा ET, 2 गुणा -13.6। ठीक है,
6 दूनी 12 का 2, यहां से लगी 1, 3 6 27, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम नेगेटिव की। ठीक है भाई, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। अब मैंने क्या कहा था कि ई टोटल होगी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। आप जोड़ के देख लो, ई टोटल आ जाएगी अपने आप ही। कैसे? ई टोटल क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई रे भाई? 13.6। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? -27.2। कितनी आ जाएगी बताओ? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी ई टोटल। तो ई टोटल होती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव आ जाएगी। तो यहां तो इन दोनों में तो केवल सिंबल का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। ई टोटल और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, सिर्फ साइन अपोजिट है। इसका नेगेटिव में है, इसका पॉजिटिव में है। मतलब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है भाई। ठीक है, होगी बात यहां तक। अब अगर मान लो मैं, चलो अब इसको मैं हटाता हूं एक बार भाई। ये आपको मैंने तो ये तो बता दिया कि ये जो रिलेशन थी, इन रिलेशनों का मीन्स क्या है। और कुछ भी आपको इसमें भी निकालना है भाई, बहुत कुछ निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन अभी। एनर्जी कितनी आई बताएं? -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आई। ठीक है भाई, ये आई। अब अगर मान लो सपोज आपने हाइड्रोजन की निकाली, तो हाइड्रोजन की तो आपने क्या कर लिया है? N बराबर 1 रख दिया, Z बराबर 1 रख दिया। अगर मान लो मैं हीलियम की बात करूं, 1s2, हीलियम +1 की बात करूं, 1s1, तो हीलियम +1 के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, 1 में ही है। Z इसका 2 हो जाएगा। एनर्जी निकालो, E बराबर -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कितनी आ जाएगी बताओ? -13.6 गुणा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी एनर्जी किसकी? He+1 की। ठीक है भाई, तो He+1 की एनर्जी है। कई बार क्या होता है, वीडियो बंद हो जाता है भाई, इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो बंद तो नहीं हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाता जाऊं, लास्ट में पता चला वीडियो तो बनी नहीं, तो देखना पड़ता है बीच बीच में। तो ये आपके पास हो गया कि भाई आपने किसकी? He+1 की एनर्जी निकाल लिया आपने। अब अगर मान लो आप इस एनर्जी के बीच, इस Z के बीच रिलेशन देखना चाहें, तो रिलेशन ये है भाई कि E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -Z², एनर्जी -Z²। तो देखो माइनस आ जाने के कारण अपन ये कहेंगे क्या कि अगर Z इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। माइनस आ जाने के कारण इन दोनों में रिलेशन उल्टा हो गया। ठीक है, यानी Z अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी घटती जाएगी। अब मान लो, ध्यान से सुने, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम +1 है, एक Li+1 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ये बेरिलियम है, +2 +3। एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसमें और इसमें सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। और खास बात यह है कि बोर मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही लागू होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज्यादा हुए ना तो वहां पर बोर मॉडल नहीं लगा सकते आप। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 थे, मैंने +1 लिख दिया, 1 गया। लिथियम में 3 थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है ना, तो 3 थे, +2 का मतलब 2 गए, 1 बचा। बेरिलियम में 4 थे, 3 गए, 1 बचा। तो सारे के सारे सिस्टम Z लिख दो, 1 2 3 4। एनर्जी लिख दो
E1, E2, E3, E4। पोटेंशियल एनर्जी लिख दो PE1, PE2, PE3, PE4। काइनेटिक एनर्जी लिख दो KE1, KE2, KE3 और KE4। अब आप सबसे पहले एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे, एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे, एनर्जी का क्रम लिख रहे हैं अपन, किसकी एनर्जी कम किसकी ज्यादा। क्या करें कि जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घटती जाएगी, जेड बढ़ता जा रहा है एनर्जी घटती जा रही है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी कौन सी भाई, E1, E2, E3, E4। जेड बढ़ता जा रहा है एनर्जी घटती जा रही है तो E4 सबसे कम होगी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर भी यही होगा भाई, PE1, PE2, PE3, PE4। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या था भाई, E टोटल बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, उल्टा संबंध हो गया ना। तो रिलेशन, तो जो क्रम एनर्जी का है पोटेंशियल एनर्जी का वो उल्टा हो जाएगा। तो यहां KE4 सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों का सेम ऑर्डर होगा, इसका उल्टा हो जाएगा KE4, KE3, KE2, KE1। ये लो भाई, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर हो गया और ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है। अब अगर मान लो इस एनर्जी के बीच और इस जेड का मैं फार्मूला वो लिखूं, अनुपात लिखूं, तो देखो मान लीजिए 2 जेड है, तो 2 जेड के लिए क्या रिलेशन हो जाएगा, E1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस Z1 स्क्वायर, E1 बराबर K Z1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा कोई एलिमेंट है तो उसकी एनर्जी E2 होगी, E2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस Z2 स्क्वायर। समानुपाती का सिंबल हटाओ, E2 बराबर K Z2 स्क्वायर। 1 में 2 का भाग दे दो, E1 अपॉन E2 बराबर K से ये K से K कट जाएगा, Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। ये रिलेशन आएगा भाई, ठीक है। ये मतलब अनुपात आ जाएगा, इनका रेशियो आएगा। ये इसलिए आएगा कि मान लो 2 एलिमेंट दे दिए, एक हाइड्रोजन दे दिया, एक हीलियम दे दिया, फिर कहीं इनकी एनर्जी का ऑर्डर बताओ। हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर, हीलियम 2 का स्क्वायर, 1/4 आ जाएगा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहां दे देगा। तो ये तो हो गया भाई आपके पास एनर्जी और जेड के बीच, यहां उल्टा संबंध है, ध्यान दें, लेकिन यहां सीधा हो गया। रीजन ये था, यहां माइनस माइनस कट जाता है जब आप रेशो निकालेंगे तब भाई। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घटती है, एनर्जी लगातार घटती जा रही है। E4 सबसे कम होगी, E1 सबसे ज्यादा होगी। जो एनर्जी का ऑर्डर है वो ही पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर होगा, काइनेटिक एनर्जी का उल्टा होगा। ठीक है, अब आप इस E को और N को ले लें, इन दोनों के बीच रिलेशन देख लें, क्या रिलेशन है भाई। ठीक है, ये तो निकाल लिया अपन, हटाओ इसको, यहीं से चलेंगे अपन। चलो भाई, इस एनर्जी के बीच N के बीच रिलेशन ये होगा, E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, देखो ऐसे तो अगर माइनस नहीं होता तो उल्टा संबंध है, लेकिन माइनस आ गया तो इनके बीच सीधा संबंध हो गया, ये मान लो आप। तो सीधी बात है, n अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी।
इस एनर्जी के बीच और एन के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया, मान लो आप, इस माइनस आ जाने के कारण। अगर ये माइनस नहीं होता ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विथ कर्मानुपाती है, उल्टा संबंध है, लेकिन माइनस आ जाने के कारण अब समानुपाती हो गया, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, ये मान लें आप। तो एन इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे और मैंने पहले कहा आपको कि एन बराबर 1 2, चलो यहां लिख दूं मैं, ये एनर्जी हो गई ke1 ke2 ke3 ke4 पोटेंशियल एनर्जी pe1 pe2 pe3 pe4, ठीक है। n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी भाई, n लगातार बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? E4, E1 E2 E3 E4, ये लो। n अगर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी, बार सबसे ज्यादा एनर्जी होगी n बराबर इन्फिनाइट की। अब एनर्जी का ऑर्डर और पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर सेम होगा, PE1 PE2 PE3 PE4, सेम ऑर्डर होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर उल्टा होगा, ध्यान रखना। ke1 ke2 ke3 ke4, ke1 सबसे ज्यादा होगी और इन दोनों में E4 और PE4 सबसे ज्यादा होंगी। अब अगर मान लीजिए आप इनका रेशो निकालें तो रेशो हो जाएगा भाई, देखो रेशो निकाले जब माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, तो जो रिलेशन है वही रहेगा, उल्टा रिलेशन उल्टा ही रहेगा, यानी E1 अपॉन E2 बराबर n। ध्यान दें उल्टा रिलेशन है, ठीक है, माइनस कट जाएगा, उल्टा का मतलब E1 के सामने n2 आ जाएगा और E2 के सामने n1 आ जाएगा, कर देंगे इनका क्या, स्क्वायर। तो E1 अपॉन E2 बराबर n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो E1 के बीच और n के बीच उल्टा संबंध है, ये उल्टा संबंध हो गया, E1 के सामने n2 आ गया, E2 के सामने n1 आ गया, ये उल्टा संबंध आ गया भाई। तो E1 अपॉन E2 बराबर n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है। n के साथ अब ये मान लो ऐसे है, दो आपको ये n बराबर 1 और ये n बराबर 2, अब आपसे कह दिया कि इन दोनों में एनर्जी का रेशियो है वो क्या होगा।